पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन नामों को सुनते ही जहन में क्या आता है? वीरता, शौर्य, है ना? लेकिन क्या इनकी कहानियों के पीछे का सच भी उतना ही सीधा है? हम सब इन्हें महान नायकों के तौर पर जानते हैं, जिनकी वीरता की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि असल में वे थे कौन? देखिए, राजपूतों की जो एक लोकप्रिय छवि है और जो उनका असल उलझा हुआ इतिहास है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। आज हम इसी फासले को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राजपूत पहेली को समझेंगे, फिर उनकी उत्पत्ति को लेकर जो विवाद है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे उदय सिंह की तरफ, क्या वो कायर थे या एक रणनीतिकार? फिर देखेंगे महाराणा प्रताप की कहानी, क्या उनकी हार में भी एक जीत छिपी थी? और आखिर में बात होगी समझौते की, उस विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं राजपूत पहेली से। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजपूत शब्द हमें पुराने भारतीय ग्रंथों में मिलता ही नहीं है। ये शब्द तो अचानक से करीब 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के राज के बाद इतिहास में सामने आता है। पुराने रिकॉर्ड्स में क्षत्रिय हैं, राजपुत्र यानी राजाओं के बेटे, उनका जिक्र है। लेकिन राजपूत जैसा शब्द वो बहुत बाद में आया, और इसी बात ने एक बड़ा ऐतिहासिक रहस्य खड़ा कर दिया है। सवाल उठता है कि अगर वो हमेशा से थे तो उनका ये नाम पुराने ग्रंथों में क्यों नहीं है? मतलब साफ है कि उनकी उत्पत्ति उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी लगती है, और यहीं से इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। तो चलिए अब सीधे उस बहस पर आते हैं, उस बड़े सवाल पर कि राजपूत आखिर आए कहां से थे। इसको लेकर दो बहुत बड़े और एक दूसरे से बिल्कुल अलग सिद्धांत है। एक तरफ हैं कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकार। उनका मानना है कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज थे, जैसे शक और हूण, जो भारत आए और यहीं बस गए। लेकिन दूसरी तरफ हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे भारतीय इतिहासकार, जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि राजपूत यहीं के, यानी स्वदेशी, क्षत्रिय और ब्राह्मण वंशों से निकले थे। उनका तर्क है कि जो पुराना शब्द था राजपुत्र, मतलब राजा का बेटा, वही धीरे धीरे बदलकर राजपूत बन गया। अब इस पूरी ऐतिहासिक बहस में एक और कहानी जुड़ती है जो पौराणिक है। पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल की एक कथा मिलती है। इसके मुताबिक 4 बड़े राजपूत वंशों का जन्म एक यज्ञ की आग से हुआ था। अब ये बात उनकी पहचान को और भी ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं विवादित बना देती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की। उनके एक फैसले ने इतिहास में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, और वो फैसला था चित्तौड़ का किला छोड़ देने का। तो हुआ ये कि 1567 में अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया और उदय सिंह किला छोड़कर चले गए। अब सवाल यही है कि क्या ये कायरता थी या फिर ये एक बहुत सोची समझी रणनीतिक चाल थी? देखिए, उदय सिंह ने यहां पर राजपूतों की जो पारंपरिक रणनीति थी उसे ही बदल दिया। पहले क्या होता था, राजा किले के अंदर लड़ते लड़ते जान दे देते थे, जिसे साका कहते थे। लेकिन उदय सिंह ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई कि किले में फंसने से बेहतर है बाहर निकलकर युद्ध को जारी रखा जाए। इससे हुआ क्या, नेतृत्व भी बच गया और संघर्ष भी जिंदा रहा। लेकिन जानते हैं, उनके इस फैसले का असली असर तो बहुत बाद में दिखा। उनके इसी एक कदम ने मेवाड़ राजवंश को खत्म होने से बचा लिया, और यही वो नींव बनी जिस पर खड़े होकर महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ दशकों तक लड़ सके। चलिए अब आते हैं उस कहानी पर जिसे शायद हम सबसे ज्यादा जानते हैं, महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का वो मशहूर युद्ध। लेकिन रुकिए, ये कहानी भी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें सुनाई जाती है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1 के मुकाबले 4। हल्दी घाटी में हर एक मेवाड़ी सैनिक के सामने करीब करीब 4 मुगल सैनिक खड़े थे। सोचिए, महाराणा प्रताप कितनी मुश्किल, कितनी नामुमकिन सी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जाहिर है युद्ध का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि प्रताप को हार सामने दिखने लगी, और अपने सलाहकारों के कहने पर उन्हें युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। लेकिन यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हल्दी घाटी से उनका पीछे हटना कोई मामूली हार नहीं थी। असल में ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चाल थी जिसने आगे चलकर दिवेर की एक बड़ी जीत की नींव रखी। एक ऐसी जीत जिसे अक्सर इतिहास में उतना याद नहीं किया जाता। और दिवेर की जीत के नतीजे तो हैरान करने वाले थे। प्रताप ने न सिर्फ मुगल कमांडर को हराया, बल्कि सिर्फ एक दिन के अंदर 36 मुगल चौकियों पर वापस कब्जा कर लिया। इससे एकदम साफ हो जाता है कि हल्दी घाटी से उनका पीछे हटना कितना सही फैसला था। उसी फैसले ने उन्हें अपनी सेना को फिर से तैयार करने और एक निर्णायक जीत हासिल करने का मौका दिया। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर।
यह हिस्सा है प्रताप के बेटे अमर सिंह का, और उस एक मुश्किल फैसले का जो उन्हें दशकों की इस भयानक लड़ाई के बाद लेना पड़ा। इस टाइमलाइन को देखिए, लगभग 40 साल, 1576 से 1615 तक। ये कोई एक दो लड़ाइयों की बात नहीं थी, ये पीढ़ियों तक चलने वाला एक लगातार युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसने मेवाड़ को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। तो अब अमर सिंह की हालत को समझिए। उनके सामने एक तरफ तो अपने पिता की विरासत थी, कभी न झुकने की, और दूसरी तरफ थी उनकी प्रजा, उनका राज्य, जो अब पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा था। ये वाकई एक नामुमकिन चुनाव था, या तो लड़कर सब कुछ खत्म कर दो या फिर जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता निकालो। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संधि हुई, ये कोई एक तरफा सरेंडर नहीं था। ये मुश्किल हालात में की गई एक शानदार डिप्लोमेसी थी। हाँ, मेवाड़ ने मुगलों की सत्ता को मान लिया, लेकिन बदले में उन्हें वो छूट मिली जो किसी और राजपूत राज्य को कभी नहीं मिली। जैसे मेवाड़ के राजा को खुद मुगल दरबार में हाजिर नहीं होना पड़ेगा, और शाही परिवार में शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होगी। भले ही अमर सिंह के लिए ये व्यक्तिगत तौर पर एक हार जैसा महसूस हुआ हो, लेकिन इस संधि ने मेवाड़ का सम्मान भी बचाया और उसका अस्तित्व भी। इसने उस आज़ादी की लंबी लड़ाई को एक सम्मानजनक मोड़ पर खत्म किया। और इस सम्मान का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन बादशाह जहांगीर ने संधि होने के बाद अमर सिंह और उनके बेटे की मूर्तियां बनवाकर अपने महल में लगवाईं। ये उनके दशकों के संघर्ष को एक तरह की खामोश सलामी थी। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि राजपूतों की कहानी सिर्फ तलवार चलाने और बलिदान देने की नहीं है। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। ये कहानी है सही रणनीति की, कूटनीति की, और कभी-कभी सिर्फ जिंदा रहने के लिए किए गए मुश्किल समझौतों की। तो सवाल यही उठता है कि हम इस मिली-जुली विरासत को कैसे देखें? एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ अटूट साहस है तो दूसरी तरफ हालात से किया गया समझौता भी। शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और यही चीज तो इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है।